दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अलग है। आज मैं आपको महाकाली की सेविका माता मदानंदपुरम भगाने तंत्र विद्या का काट करने और काले जादू से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। इस मसानी का नाम है ठाकुरी मसानी, जो इंसान के घर की छत पर डेरा डालती है और उस घर से सभी नेगेटिविटी को दूर भगा देती है। आज की कहानी ऐसी ही घटना पर आधारित है, जहां ठाकुरी मसानी की मदद से एक परिवार ने काला जादू से छुटकारा पाया। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं अगली कहानी एक ऐसे घोस्ट के ऊपर लाने वाला हूं जो कि 90% लोगों ने नहीं सुना होगा। आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक पर सूरज भाई स्टोरी लाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सुनते हैं आज की यह डरावनी कहानी। राजू के माता पिता के रोने की तेज आवाज मेरे कानों के पर्दों को चीर रही थी। उनका इस तरह बिलख बिलख कर रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मेरी तरह वहां मौजूद हर एक इंसान के चेहरे पर उनके लिए दया का भाव नजर आ रहा था। मैं और मेरे दोस्त सर झुकाकर खड़े थे और हर पल अपने आप को कोस रहे थे कि आखिर क्यों हमने 10 साल के मासूम से बच्चे को इस खतरे में डाला। मेरे सामने राजू की लाश पड़ी थी। हमारी वजह से उस मासूम बच्चे की जान चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। राजू के माता पिता रो रो कर हमें बद्दुआ दे रहे थे। राजू की मां ने चीख कर कहा, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? मेरे बच्चे को क्यों खतरे में डाला? देखो देखो क्या हो गया है, इसे तुम लोगों को जान से मार दूंगी मैं। यह बोलकर उसने मेरे दोस्त मां का गला पकड़ लिया। राजू के पिता तुरंत आए और उन्होंने राजू की मां को मयंक से दूर किया। मैंने कहा, देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि ऐसा हो जाएगा। हम तो बस घूमने गए थे राजू के साथ। तो उसकी मां ने कहा, घूमने घूमने गए थे? अरे कितनी बार कहा था तुम लोगों से कि कुछ भी हो जाए वहां मत जाना, लेकिन तुम वहां गए और साथ में मेरे बच्चे को भी लेकर गए। मार डाला ना तुम लोगों ने इसे। अरे अब हम किसके लिए जिए? लो इस कटार से हमें भी मार दो, क्योंकि मैं जिंदा रहूंगी तो तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। हम शर्मिंदा होकर चुपचाप खड़े हुए थे। राजू के पिता ने कहा, इन्हें पंचायत सजा देगी, चलो मेरे साथ। फिर सब लोग हमें लेकर गांव के पंचायत में गए, जहां पंच ने पूछा, आप लोग शुरुआत से हमें बताइए कि क्या हुआ, कि मौत कैसे हुई? राजू की मां ने कहा, पंच जी आप तो जानते हैं कि पास वाले बांस के जंगल में जाना मना है। इतनी सारी खतरनाक घटनाएं हुई है बांस के जंगल में। मैंने इन लोगों को कहा था कि यह लोग वहां ना जाएं, लेकिन उसके बाद भी यह लोग राजू को लेकर वहां गए और उस बांस वाले प्रेत ने मेरे बेटे को मार डाला। इन्हें सजा दीजिए, यह मेरे बेटे के कातिल हैं। तो पंच ने कहा, देखिए, हम आपकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन दोनों पक्षों की बात सुने बिना फैसला नहीं कर सकते हम। पंच ने हम लोगों की ओर देखा और पूछा, कौन हो तुम लोग, कहां से आए हो और क्यों गए थे उस बांस के जंगल में? सारी बातें सच कहना। मैंने कहा, पंच जी मेरा नाम निखिल है, यह चारों मेरे दोस्त हैं, मयंक, अतुल, रूपेश और ओम। हम सब नागपुर के रहने वाले हैं और यहाँ बस छुट्टियों का मजा लेने आए थे। असल में यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मयंक का एक फार्म हाउस है, वहीं ठहरे थे हम। घूमते घूमते आज सुबह हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमारी मुलाकात राजू से हुई। वह चौराहे पर अपने कुछ दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, तो मैंने उससे उसका नाम वगैरह पूछा। राजू बड़ा चंचल था, इसलिए हमारी जल्दी दोस्ती हो गई उससे। फिर जब मैंने उसे बताया कि हम घूमने आए हैं,
तो वह हमें अपने घर ले जाने की जिद करने लगा। हमने मना किया लेकिन वह माना नहीं। हम राजू के घर चले गए और उसके माता पिता से भी मिले। राजू के पिता ने तब कहा, शुरुआत में हमें यह लोग कुछ ठीक नहीं लगे, लेकिन फिर जब इनसे बातें हुई तो हमें नेक लगे। ये राजू ने हमसे पूछा कि क्या वह इनके साथ बाहर घूमने जा सकता है, तो हमने हाँ कह दिया। इन लोगों ने भी कहा था कि शाम होने से पहले यह लोग राजू को घर छोड़ जाएंगे, इसलिए मना नहीं किया हमने। तो राजू की मां ने कहा हाँ, लेकिन जाने से पहले मैंने इन्हें कहा था कि बांस के जंगल की तरफ मत जाना, वह जगह सही नहीं है। राजू को भी अच्छे से समझाया था मैंने कि वह बांस वाले जंगल की तरफ इन्हें ना जाने दे, लेकिन मना करने के बाद भी यह लोग वहां चले गए। तो पंच ने पूछा, क्यों गए तुम वहां? तो मयंक ने कहा, जी दरअसल जब हम राजू के साथ घूम रहे थे तो मैंने यूं ही उससे पूछ लिया कि बांस वाले जंगल में जाना मना क्यों है। तो राजू ने बताया कि उस जंगल में एक छोटे बच्चे का भूत है। उस भूत का सर नहीं है, बहुत लोगों ने उसे देखा है। वह भूत बच्चों को पकड़ कर ले जाता है, इसलिए सबको वहां जाने से मना कर दिया है गांव वालों ने। तो मयंक ने कहा, उसकी बात सुनकर हम हंसने लगे। मुझे यकीन नहीं हुआ उसकी बात पर। तो रूपेश ने कहा कि मैं यह साबित कर दूंगा कि वहां कोई भी भूत नहीं है, पक्का कोई लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तो मैंने राजू को कहा कि वह हमें जंगल ले चले। तो मयंक ने कहा, जी हाँ। राजू बार बार मना कर रहा था, यह बोलकर कि माँ ने मना किया है, वह मुझे डांट। तो अतुल ने कहा, हाँ पंच जी, हमने उसे कहा कि अगर वह हमें जंगल लेकर जाएगा तो वह जो कहेगा हम उसे देंगे, और वह बेचारा बच्चा हमारी बात मान गया। ओम ने कहा, मैंने उससे कहा कि वह इस बारे में किसी को ना बताए और वह मान गया। फिर वह हम सबको लेकर उस जंगल की तरफ गया। हमें वहां जाते जाते शाम हो गई थी। तभी राजू की मां ने कहा, अरे हम यहाँ के रहने वाले हैं, इस इलाके के बारे में हमसे ज्यादा किसी को कहाँ पता होगा, इतनी सी बात भी तुम लोगों के मन में नहीं आई। तो मैंने कहा, देखिए आज के समय में कहाँ कोई इस तरह की बात पर विश्वास करता है। हमने सोचा कि जरूर कोई आप लोगों को बेवकूफ बना रहा होगा। हम तो बस सच सामने लाकर आप लोगों की मदद करना चाहते थे, हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। तो पंच ने कहा, तुम यह बताओ कि जंगल में हुआ क्या? फिर मैंने उन्हें वह बातें बताई जो जंगल में हुई। मैंने बताया, जब हमने बांस के जंगल को देखा तो हमें अंदर जाने में थोड़ा डर लगा। शाम भी हो गई थी, तो बांस के लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ बड़े डरावने लग रहे थे। मयंक ने कहा कि हमें अंदर जाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, पर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था जंगल को देखने के लिए, इसलिए राजू का हाथ पकड़कर मैं अंदर चला गया। उस समय राजू ने कहा, निखिल भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा हाथ मत छोड़ना। तो मैंने कहा, हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, हम सब है यहाँ, तू अकेला नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। मैंने पेड़ों को देखना शुरू कर दिया। लंबे लंबे बांस के पेड़ ऐसे नजर आ रहे थे जैसे हमारे सर के ऊपर खड़ा होकर कोई हमें घोर घोर कर देख रहा हो। हम सब धीरे धीरे अंदर चले गए। तो मैंने कहा, अरे यार कुछ भी तो नहीं हो रहा यहाँ, ना कोई भूत दिख रहा है और ना ही कोई अजीब चीज हो रही है। तो राजू ने कहा, लेकिन भूत वाली बात सच है भैया, मेरे दोस्त ने भी एक बार उसे देखा था और वह इतना डर गया कि 2 दिन तक बुखार में तड़प रहा था। तो मैंने कहा, अरे कोई गलतफहमी भी हो सकती है राजू, या फिर कोई तुम्हें डराना चाहता होगा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो राजू ने कहा, होती है भैया, मैं जानता हूँ, उसने मेरे कितने सारे दोस्तों को मार दिया। मैंने कहा, अच्छा क्या हुआ था तुम्हारे दोस्तों के साथ? राजू ने मुझे नीचे झुकने का इशारा किया। मैं उसकी ओर झुका और अपने कान आगे कर दिए। उसने धीरे से कान में कहा, वो गोपी का भूत है।
तो मैंने धीरे से उससे पूछा, कौन गोपी? तो राजू ने कहा, मेरा दोस्त जो पिछले साल वह अचानक गायब हो गया और किसी को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ गया। लेकिन वह बात मुझे बड़ी अजीब लगी। मैंने पूछा, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि यह गोपी का भूत है? तो उसने ने कहा, भैया मेरे जिस दोस्त ने उसे देखा था, मैंने उससे पूछा कि वह भूत कैसे दिखता है। तो उसने कहा कि उस भूत का सर गायब था। उसने नीले और काले रंग की पैंट और हरे रंग की शर्ट पहनी थी। जिस दिन गोपी गायब हुआ था ना, उस दिन मैं उसके साथ यही खेलने आया था और उस दिन गोपी ने वैसे ही कपड़े पहने थे। हम यहाँ लुका छुपी खेल रहे थे, लेकिन बहुत टाइम तक मैं उसे ढूंढ नहीं पाया तो मैं उसे यहीं छोड़कर भाग गया। मैं उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उससे क्या कहूँ। मेरे साथ साथ बाकी गांव वाले भी हैरान नजर आ रहे थे। तो पंच ने पूछा, मतलब राजू जानता था कि वह गोपी है, लेकिन उसने यह बात किसी को क्यों नहीं बताई? पंच ने राजू के माता पिता की ओर देखा। वो डरे हुए नजर आ रहे थे। राजू की मां ने कहा, पंच जी उसने हमें बताया था, लेकिन हमें लगा कि कहीं गोपी के गायब होने के पीछे का कारण राजू को समझा जाएगा। हम डर गए थे, इसलिए यह बात किसी को नहीं कही। यह सुनकर सब चौंक गए थे। गांव में एक पंडित रहा करते थे, वह वहीं पर खड़ा था। उसने कहा, यह गलत किया तुम लोगों ने। अगर मुझे पता होता कि वह गोपी की रूह है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड किया जा सकता था। इतने बच्चों की जान नहीं जाती। फिर राजू के माता पिता ने सर झुका लिया। पंच ने कहा, अब बताओ कि आगे राजू के साथ हुआ क्या? इसके बाद मैंने उन्हें आगे की बात बतानी शुरू की। मैंने राजू से कहा, राजू तुम्हें अपने दोस्त को ऐसे जंगल में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। तो मयंक ने कहा, तू इसकी बात पर विश्वास कर रहा है? तुझे लगता है यहाँ सच में गोपी नाम का भूत है? तो मैंने कहा, अरे भाई भूत नहीं होगा, लेकिन उसके गायब होने वाली बात तो सच है ना, यह झूठ क्यों बोलेगा? तो राजू ने कहा, भैया वह मेरे सारे दोस्तों को ले जाता है, चलो यहाँ से वह मुझे भी ले जाएगा। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है चलो। ओम ने कहा, लेकिन भाई तू तो कह रहा था कि हम यहाँ भूत का पता लगाएंगे। तो मैंने कहा, अरे यह अभी डर रहा है, इसे घर छोड़कर कल फिर आ जाएंगे। फिर हमने वैसा ही किया। मैंने राजू का हाथ पकड़ा और हम जंगल से वापस आने लगे, लेकिन तभी हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे से भाग कर गया हो। मैं पीछे पलटा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो राजू ने कहा, मुझे घर जाना है, मुझे डर लग रहा है। भैया मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ रखा था। मैंने कहा, डरो मत, कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। हम सब फिर से आगे चलने लगे। फिर अचानक से काउंटिंग की आवाज आने लगी। 1 2 3 4 5 वह आवाज वहां गूंज रही थी। राजू गोपी का नाम लेकर रोने लगा। उसने कहा, गोपी भैया यह गोपी की आवाज है। यह सुनकर हम सब बिल्कुल शॉक्ड थे। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत डर गया था मैं। इतना डर मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगा। मैंने राजू को गोद में उठाया और हम सब वहां से भागने लगे, लेकिन भागते भागते मेरा पैर पत्थर से टकरा गया और राजू के साथ मैं नीचे गिर गया। राजू का सिर एक पत्थर पर पड़ गया और खून निकलने लगा। इस वजह से वह बहुत रोने लगा, लेकिन काउंटिंग की आवाज तेज होती जा रही थी और डर के मारे हमारी हालत खराब हो रही थी। फिर अचानक से पता नहीं कैसे एक बांस का मोटा पेड़ राजू के ऊपर गिर गया। मैंने और मेरे दोस्तों ने उस पेड़ को हटाया। राजू की बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारे ही आंखों के सामने और हम देखते रह गए। राजू रोए जा रहा था और हम उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। फिर काउंटिंग की आवाज आनी बंद हो गई और जंगल में पूरा सन्नाटा छा गया। मैंने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था वहां। राजू को जैसे तैसे शांत कराने के बाद जब हम वहां से निकल रहे थे, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए मैंने राजू का हाथ छोड़ दिया और फिर जब देखा तो राजू वहां था ही नहीं। पंच
ने कहा कि क्या बकवास है, ये एक 10 साल का डरा हुआ बच्चा तुम लोगों के आंखों के सामने से गायब हो गया। तो मैंने कहा मैं सच कह रहा हूँ, बस एक पल के लिए उसका हाथ छोड़ा था मैंने, वो कहाँ गया पता ही नहीं चला। फिर हम सब उसे ढूंढने लगे, जंगल का कोना कोना देखा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। थक हार कर मैं बांस के एक पेड़ को पकड़कर खड़ा ही था कि अचानक से ऊपर से राजू नीचे गिर पड़ा। मैं उसे देखकर बिल्कुल हैरान था, मैंने उसकी नब्ज देखी लेकिन वह तब तक मर चुका था। पंचायत में यह सुनकर सन्नाटा छा गया। मैंने कहा लेकिन राजू के शरीर पर कोई निशान नहीं थे, पता नहीं कैसे मर गया वह। पंच ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी और फिर अपने साथियों के बीच थोड़ा विचार विमर्श किया और फिर फैसला किया राजू की मौत का अफसोस है हमें, लेकिन यह भी सच है कि इन लोगों ने जानबूझकर राजू के साथ गलत नहीं किया बल्कि उसे बचाने की कोशिश की। उसकी मौत गोपी के भूत की वजह से हुई है और कानून इन बातों पर यकीन नहीं करता है, इसलिए हम भी इन्हें सजा नहीं दे सकते। तभी राजू की मां ने चिल्लाकर कहा, नहीं, यह लोग उसे जंगल में लेकर गए थे, आप गलत फैसला कर रहे हैं। तो पंच ने कहा, लेकिन यह लोग उस जंगल के बारे में नहीं जानते थे, यहाँ नए हैं। यह राजू की मां ने कहा, गलत फैसला है आपका, इन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए, इन्हें सजा दीजिए। पंच जी, मेरा बेटा मर गया है इनकी वजह से, लेकिन हम सब बड़े शर्मिंदा थे, पने अपना फैसला नहीं बदला और इस वजह से राजू के माता पिता बावले से हो गए थे। राजू की मां मेरे पास आई और उसने कहा, पंचायत में तुम लोगों को सजा नहीं मिली लेकिन तुम लोगों को मैं सजा दूंगी, तुम लोगों को आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। तुम सब लोग जिंदगी भर तड़पोगे, देखते जाओ। तुम हमें लगा कि वह सदमे में है इसलिए वह ऐसा कह रही है, लेकिन सोचा नहीं था कि वह सच में ऐसा कुछ कर देगी। हम सब तुरंत उस रात गांव छोड़कर फार्म हाउस आ गए। सारी रात मेरे आंखों के आगे जंगल का दृश्य घूम रहा था। अगले 3 दिन तक हम फार्म हाउस में ही रहे लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा था वहां, इसलिए हमने वहां से जाने का फैसला कर लिया। लेकिन वहां हम पांचों के साथ एक अजीब सी घटना हुई और वह यह कि फार्म हाउस में आखिरी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे कमरे में आया और उसने जोर से मेरे बाल खींचे। मैंने उठकर देखा लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैंने उस बात को अपना वहम मान लिया, लेकिन अगले दिन जब मैंने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। बड़ी अजीब बात थी ये, लेकिन फिर भी हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसी दिन हम अपने घर वापस आ गए। लगभग 1 हफ्ते बीत गए। उस बात को मयंक, ओम, रूपेश और अतुल कभी कभी मुझसे फोन पर बातें करते रहते थे और हमेशा उस हादसे का जिक्र करते थे। तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि अब से हम उस बारे में बातें नहीं करेंगे। फिर हमने उस बारे में बातें करना ही बंद कर दिया और थोड़े समय बाद हम उस हादसे के बारे में बिल्कुल भूल भी गए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी घूमने के लिए जाया करता था और बाकी समय हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाया करते थे। लेकिन एक दिन की बात है जब मुझे मयंक का फोन आया और उसने मुझे बताया कि ओम हॉस्पिटल में है। मैं और बाकी दोस्त ओम को देखने के लिए हॉस्पिटल चले गए। ओम अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ दर्द में तड़प रहा था। मैंने मयंक से पूछा, क्या हुआ है, इसे डॉक्टर ने कुछ बताया? तो मयंक ने कहा, यार डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ हुआ क्या है। शरीर के हर एक जोड़ में दर्द है इसके, लेकिन इसकी वजह नहीं समझ आ रही। डॉक्टर ने कहा कि उसे कुछ दिन यहीं रहना होगा। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। फिर हम ओम के पास गए और मैंने ओम से पूछा, क्या हुआ है भाई, अचानक से यह सब कैसे? तो ओम ने कहा, पता नहीं यार, लेकिन ऐसा दर्द है पूरे शरीर में जैसे कि कोई एक एक हड्डी को तोड़ रहा हो। बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है
और एक पल के लिए भी दर्द कम नहीं हो रहा। ओम ने सारी बातें रो रो कर बताई। वह बहुत ही ज्यादा दर्द में था। डॉक्टर ने उसे शांत करने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। थोड़ी देर बाद हम भी वापस आ गए। ओम की सबको चिंता थी, इसलिए हम सब कॉल करके उसकी हालत के बारे में पूछते रहते थे, लेकिन हमेशा यही सुनने को मिलता था कि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और उसकी हालत खराब होती जा रही है। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ओम से मिलने के लिए अस्पताल चला गया। उस वक्त रात हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि मैं बस एक बार उससे मिलकर वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब मैं गया तब डॉक्टर ने उसे नींद की दवाई देकर सुला दिया था। जिस पलंग पर वह लेटा हुआ था उस पलंग के पास ही एक स्टूल रखी हुई थी, तो मैं उसी स्टूल पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा और उसके उठने का इंतजार करने लगा। वहां रुकने की यह भी वजह थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं उससे बात किए बिना आना नहीं चाहता था। रात के करीब 12:45 हो रहे थे और मैं बैठे बैठे थक गया था, इसलिए सोचा कि वापस घर जाया जाए। मैं स्टूल से उठा ही था कि अचानक से ओम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसकी ओर देखा और पाया कि वह तो सो रहा है, लेकिन उसके हाथ ने मेरे हाथ को पकड़ रखा है। मैंने सोचा कि नींद में उसने ऐसा किया होगा, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने सच में बड़ी मजबूती से मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैं अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके मैंने अपना हाथ छुड़ाया और देखा कि मेरे हाथ में निशान बन गए हैं उसकी उंगलियों के। मैं दरवाजे की ओर गया और दरवाजा खोलने ही वाला था कि मुझे पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा है। उसकी सांसों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी और मेरे रंगते खड़े हो गए थे। मैंने थोड़ा सा चेहरा पीछे घुमा के देखने की कोशिश की और अचानक से ओम को ठीक अपने सामने देखकर मैं चीख पड़ा। वह बिना किसी हाव भाव के मेरे सामने खड़ा था और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि जिसे दूर से भी सुना जा सकता था। मैंने कहा तो तू उठ गया, मुझे पता ही नहीं चला। यार अब कैसी है तेरी तबीयत? लेकिन मुझे ओम बस घोरे जा रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने पूछा क्या बात है, ठीक तो है ना भाई तू? लेकिन वह बिना कुछ बोले वापस पलंग की ओर जाने लगा और मैं उसके पीछे चलने लगा। लेकिन पलंग के पास पहुंचते ही ना जाने उसे क्या हुआ कि उसने पीछे मुड़कर मेरा गला पकड़ लिया और पलंग पर गिराकर वह मेरा गला दबाने लगा। तो मैंने कहा अबे वो पागल गया क्या यार? छोड़ छोड़ मुझे ओम, छोड़ छोड़ भाई, पागल हो गया क्या ओम? तो उसने कहा छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी। उसकी आवाज बदली हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह अपनी पूरी ताकत से मेरा गला दबा रहा था, लेकिन फिर मैंने उसके पैर पर लात मारी जिससे वह दूर हट गया और इससे पहले कि वह वापस हमला करता वह खुद ही बेहोश हो गया। लेकिन सच में मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मैं बता नहीं सकता। उसका बदला हुआ बर्ताव देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। उस वक्त अस्पताल में ज्यादा लोग भी नहीं थे। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और उन लोगों ने ओम का चेकअप किया। उसकी आवाज जो मैंने सुनी थी वह कोई आम आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर में किसी और की आत्मा आ गई हो और वह मुझे मारने की धमकी दे रही हो। मैं उसके बाद एक पल के लिए वहां नहीं रुका और घर आकर मैंने सारी बात अपनी माँ को बताई। वह खुद परेशान हो गई। माँ ने पूछा बेटा तुम लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना? मतलब कुछ ऐसा जिससे भूत प्रेत जैसी चीजें तुम्हारे पीछे पड़ जाएं? उस वक्त मुझे राजू वाली बात याद आ गई। मैंने माँ को राजू के बारे में भी सब कुछ बता दिया और फिर उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा तुम लोगों की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। यह उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से कहीं
इसका बड़ा हर्जाना ना भुगतना पड़े हमें। तो मैंने कहा माँ मैं क्या करूं। अब राजू की माँ ने कहा था कि वह हमें चैन से जीने नहीं देगी कहीं। उसी ने तो कुछ नहीं किया ओम के साथ। तो उन्होंने कहा मयंक, अतुल और रूपेश के साथ भी कुछ हुआ है क्या। मैंने कहा पता नहीं माँ। उन्होंने कहा उनसे बात करके पूछना, अगर कुछ हुआ होगा तो कुछ करना पड़ेगा हमें। उनकी बात मानकर अगले ही दिन मैंने अतुल से बात की, लेकिन उसने कहा कि उसके साथ कोई सी भी अजीब चीज नहीं हुई है। मयंक और रूपेश का भी यही कहना था। मैंने माँ को यह बात बताई तो उन्होंने कहा हो सकता है मुझे कुछ वहम हो गया हो या ओम की तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसने ऐसा कर दिया हो। मैंने भी यही मान लिया, लेकिन 3 दिन ही हुए थे बात को कि अगली खबर ने मेरे पैरों तले जमीन ही खिसका दी। मुझे मयंक ने कॉल करके बताया भाई ओम अब इस दुनिया में नहीं रहा यार। उस वक्त मेरी हालत क्या हुई वह मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तुरंत अस्पताल गया और डॉक्टर से पूछा कि ओम को क्या हुआ। तो डॉक्टर ने बताया उनकी बीमारी समझ में ही नहीं आई। आप आखिरी बार जब यहाँ उनसे मिलने आए थे उसके बाद वह अजीब सी हरकत कर रहे थे, आवाज बदल के बातें कर रहे थे और हमेशा किसी को मारने की धमकी देते रहते थे। इनकी मौत की वजह इनके दिमाग की नस फटने से हुई है। शायद बहुत ज्यादा चिल्लाने की वजह से ऐसा हुआ। यह सुनकर हम सभी डर गए थे। ओम के मरने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मैं डर डर के जीने लगा था, लेकिन कुछ दिन बाद मयंक मेरे घर आया और वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। मैंने उससे पूछा क्या बात है, तू परेशान क्यों नजर आ रहा है। उसने कहा क्या बताऊं यार, ओम के मरने के बाद मुझे हर रात अजीब से सपने आने लगे हैं। मेरे सपने में मैं हमेशा उस बांस के जंगल में नजर आता हूँ, वह भी अकेला। चारों तरफ बस एक बच्चे के हंसने की आवाज आती रहती है और कोई साया इधर से उधर भागते हुए नजर आता है। समझ नहीं आ रहा यार कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा तुझे लगता है कि यह सब वह राजू की माँ कर रही है। मयंक ने कहा कि क्या उसका सपने से क्या लेना देना है यार। तो मैंने उसे वह सारी घटना बताई जो मेरे साथ अस्पताल में घटी थी और वह भी मेरी तरह परेशान हो गया। तो उसने कहा मतलब ओम के बाद अब वह मुझे मार देगी। निखिल मैं मरना नहीं चाहता हूँ यार, कुछ कर मुझे बचा ले भाई। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ यार, मुझे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा। अगर वह ऐसा कुछ कर रही है तो एक एक करके हम सबको मारेगी। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि मयंक को अतुल का कॉल आया। उसने कॉल उठाया और बात की, लेकिन मैंने देखा कि वह बहुत डरा हुआ नजर आ रहा था। उसने कहा ठीक है भाई हम आते हैं। उसने कॉल कट कर दिया और मुझसे कहा भाई अतुल का एक्सीडेंट हो गया है। उसने इतना ही कहा और हम दोनों अतुल को देखने के लिए अस्पताल चले गए। अतुल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जो अतुल को अस्पताल लेकर आए थे और साथ में अतुल की माँ भी थी जो रोए जा रही थी। अतुल के पिता गुजर चुके थे, वह अपनी माँ के साथ अकेले रहा करता था। उसी समय रूपेश भी आ गया। जो लोग अतुल को अस्पताल लेकर आए थे, मयंक ने उन लोगों से पूछा यह एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो एक आदमी ने बताया यह लड़का अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, सामने चौराहा था, वह सीध जा रहा था और उसके साइड से आने वाली ट्रक पर ध्यान नहीं दिया। वह ट्रक इसे कुचल हुए निकल गई। बहुत ही बुरी हालत हुई है इसकी, लगता नहीं है कि बच पाएगा। यह सुनकर हम सब का दिल बैठ गया। एक दोस्त हम खो ही चुके थे और अब अतुल की यह हालत थी। अतुल की माँ ने जब यह बात सुनी तो वह और भी ज्यादा रोने लगी। रूपेश उन्हें संभालने लगा, वह अतुल के ज्यादा करीब था और उसकी माँ भी रूपेश को अतुल की तरह ही प्यार करती थी। थोड़ी देर में हमें यह पता चला कि अतुल बच नहीं सका। बहुत ही ज्यादा दुख हुआ हमें। 2 दिन बाद मयंक और रूपेश मेरे घर आए। रूपेश ने बताया कि अतुल की माँ अब उसके साथ रहती है
क्योंकि वह उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे सच में बड़ी खुशी हुई यह जानकर, लेकिन मयंक की हालत बहुत खराब लग रही थी। उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। तो मैंने पूछा, सब ठीक तो है ना भाई? उसने कहा, मुझे अभी भी बहुत डरावने सपने आते हैं। बांस वाला जंगल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है और सुबह उठने के बाद मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द होता है मानो किसी ने मेरे शरीर को कपड़े की तरह निचोड़ दिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पागल हो जाऊंगा यार। तो मैंने कहा, मुझे अब यकीन हो गया है कि राजू के माता पिता ही है इन सब के पीछे। उन्होंने हमें धमकी दी थी और वहां से आने के बाद ही हमारे साथ यह सब हो रहा है, रूपेश ने कहा। तो क्या करना चाहिए यार हमें? उसी वक्त मेरी माँ भी वहां आ गई और उन्होंने मयंक की हालत देखकर पूछा, क्या हुआ मयंक बेटा, तू ठीक से सो नहीं रहा है क्या? तो मैंने कहा, माँ मुझे आपको कुछ बताना है। माँ ने कहा, हाँ हाँ बोलो क्या बात है। मैंने माँ को मयंक के साथ होने वाली सारी चीजें बताई, अतुल का एक्सीडेंट और ओम की मौत के बारे में भी बताया। यह सुनकर माँ बहुत घबरा गई। उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि तुम लोगों को इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तुम लोग भले ही इस तरह की बातों पर यकीन ना करते हो, लेकिन ऐसा होता है, रूपेश ने कहा। चाची, लेकिन राजू के माता पिता कैसे कर सकते हैं यह सब? तुमने कहा, वह क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं यह तो वही जाने। तो मैंने पूछा, माँ क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? माँ ने कुछ सोचा और कहा, कल उज्जैन के कपालिया आने वाले हैं और सुना है कि वह उज्जैन वापस जाते जाते यहाँ महाकाली के मंदिर में पूजा करने के लिए रुकेंगे। सुना है बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उनसे मिलकर इस समस्या का हल मिल सकता है। तुम तीनों भी मेरे साथ चलना। हम सब मान गए। उस रात भी मयंक को बड़े भयानक सपने आए और पूरे शरीर में हर पल दर्द बढ़ता चला गया। अगले दिन मयंक ठीक से चलने की हालत में भी नहीं था। उसके घर में देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं था। वह बेचारा एक अनाथ था। वह शहर में अकेले रहता था, इसलिए माँ ने कहा कि उसे ऐसी हालत में अकेले नहीं रहना चाहिए। तो हमने उसे अपने घर पर ही कुछ दिन रहने के लिए कहा। वह कमरे में ही सो रहा था, इसलिए मैं, रूपेश और माँ ही उन कपाली से मिलने के लिए गए जो मंदिर में महाकाली के सामने पूजा अर्चना करने बैठे हुए थे। मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और हर कोई उनसे आशीर्वाद लेने या किसी समस्या का हल लेने के लिए उतावला हुआ जा रहा था और शोर भी बहुत ही ज्यादा हो रहा था। कपाली की जब पूजा खत्म हुई तो सब लोग उनसे मिलने के लिए मंदिर में घुस पड़े और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। कपाली ने अपनी ऊंची आवाज में कहा, कृपया आप सभी शांत हो जाएं और मेरे सामने से हटे, क्योंकि जल्द ही मुझे उज्जैन निकलना है। रास्ता छोड़िए हमारा। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे जो लोगों को दूर हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थे कि उनके लिए निकल पाना मुश्किल हो रहा था। माँ भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वह सुन ही नहीं रहे थे। थोड़ा रास्ता पाकर वह जाने लगे और माँ उनके पीछे भागी। वह उनके सामने आ गई और उन्होंने कहा, बाबा हमारी बात सुनिए, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। कापालिक ने कहा, माता जी हटिए सामने से, हमें जल्द ही उज्जैन पहुंचना है, देरी हो रही है। माँ ने कहा, देखिए आप ही आखिरी आशय हमारी, ना जाने क्या हो रहा है हमारे साथ। मेरे बच्चे संकट में हैं, 2 लोगों की जान जा चुकी है और अब इस समस्या का हल नहीं निकला तो मेरे बच्चे भी अब मारे जाएंगे। कपालिनी कुछ सोचा और कहा, कौन है आपका बेटा? माँ ने मेरी ओर इशारा किया। उनकी नजर सीधे मुझ पर आकर रुकी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने उनके रूप को अच्छे से देखा। लंबे बाल, लंबी दाढ़ी और पूरे शरीर पर भस्म रमा हुआ था। माथे पर तिलक था, गले में
हड्डियों और खोपड़ की माला थी, हाथ में रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, चेहरे पर एक अलग ही तेज धौन के वह सीधे मंदिर में चले गए और एक आसन में बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने माँ की ओर देखा और फिर उनके साथ अंदर चला गया। रूपेश मेरे साथ खड़ा था। माँ ने कहा, मेरा नाम वजन तो है, यह मेरा बेटा निखिल और उसका दोस्त रूपेश। कापालिक ने कहा, इधर आओ। मैं डर गया। माँ ने मुझे आगे जाने का इशारा किया और मैं उनके पास गया। उन्होंने मेरे ऊपर राख फेंकी, फिर मेरी हथेली देखकर बोले, काले जादू के वशीभूत हो, बहुत ही खतरनाक काला जादू है, इसका काट करना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनकर हम घबरा गए। उन्होंने रूपेश को भी आगे आने के लिए कहा और उसकी हथेली भी देखी। फिर बोले, तुम्हारे साथ अभी कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन जल्द ही बहुत कुछ गलत हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमने कहा, क्या हुआ है बाबा? बड़ी अजीब सी चीजें हो रही हैं। इनके साथ इनके दोनों दोस्त मर चुके हैं और एक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो कपाल कुंडला पता चल गया है। इन लोगों ने क्या किया है और इनके साथ कौन क्या कर रहा है, वह सब कुछ हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। तुमने कहा, बाबा कृपया आप विस्तार से बताएंगे हमें? तो कापालिक ने कहा, जिस बच्चे को तुम जंगल में लेकर गए थे उस बच्चे की माँ ही है इन सब के पीछे। और हाँ, एक बात बताओ, तुम लोग कभी तुम्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने तुम्हारे बाल नोचे हो? मैंने और रूपेश ने तुरंत थामे सर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, वह वहम नहीं था तुम्हारा। उस रात उस बच्चे की माँ ने तुम पांचों दोस्तों के सर के बाल नोचे थे ताकि तुम पर काला जादू कर सके। तुम्हारा दोस्त जिसकी जान पहले गई उस पर काला जादू कर रही थी, वह औरत तुम्हारे दोस्त का पुतला बनाकर उसे कपड़े की तरह निचोड़ देती थी, जिससे तुम्हारे दोस्त को भयानक दर्द होता था, मानो एक एक हड्डी टूट रही हो। और उसी औरत ने उसे अपने वश में किया और तुम पर हमला कराया। उसी ने तुम्हारे दोस्त को अपने वश में करके उसका एक्सीडेंट कराया और अब वही तुम्हारे तीसरे दोस्त को पीड़ा दे रही है। कोई आम जादू नहीं कर रही है, वह बचपन से काला जादू करती आई है। वह औरत और बहुत सी तंत्र विद्या में माहिर है। उसने धमकी दी थी कि वह तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेगी और वह ऐसा ही कर रही है। तो मैंने कहा, बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता था कि राजू के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं सचमुच उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने माफी भी मांगी उसकी माँ से। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए बाबा। तो कापालिक ने कहा, उसके काले जादू का तोड़ करना बेहद मुश्किल है, हमें सोचना होगा कि क्या किया जा सकता है। आप लोग जाइए, मैं खुद आपके घर आऊंगा। माँ ने उन्हें धन्यवाद किया और हम वहां से निकल आए और उस रूपेश मेरे घर पर ही ठहर गया। माँ सो चुकी थी, हमें नींद नहीं आ रही थी। मयंक भी आराम से सोया हुआ था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जब दरवाजा खोला तो उन्हीं कपाली को अपने सामने पाया। वह घर के अंदर आए और उन्होंने मेरे घर को देखा और कहा, मुझे उपाय तो मिल गया है, लेकिन यह उपाय मैं एक ही घर में कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को एक साथ ही रहना होगा। तो मैंने कहा, हाँ बाबा हम तैयार हैं, मेरा दोस्त मयंक भी यही है, आप बताइए क्या करना होगा। तो कापालिक ने कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? यह उपाय मैं उन्हें समझा देता हूँ। मैंने तुरंत जाकर अपनी माँ को उठाया और कहा कि कपाली घर पर आए हैं। माँ तुरंत उठ गई और सर पर पल्लू लेते हुए उनके पास गई। कपाली ने कहा, इस काले जादू को समाप्त करने का एक ही इलाज है कि हम इनके आसपास पहरा लगा दें, जिससे कि काले जादू का
असर इन पर से हट जाए। माँ ने कहा, क्या करना होगा इसके लिए बाबा? तो कापालिक ने कहा, एक ऐसी सिद्धि का उपयोग करूंगा मैं जिससे आपके घर के चारों ओर एक बड़ा ही मजबूत पहरा लग जाएगा और उसके बाद कोई भी तंत्र विद्या या काला जादू इस घर में काम नहीं करेगा। अगर इस काले जादू से छुटकारा चाहिए तो तुम्हें अगले 30 दिन तक इस घर से बाहर कदम नहीं रखना है। 30 दिन के बाद उस काले जादू का असर तुम पर से पूरी तरह से हट जाएगा। तो मैंने पूछा, ठीक है बाबा, मैं समझ गया, लेकिन आप करेंगे क्या? तो कापालिक ने कहा, ठाकुरी मसानी को तुम्हारे घर के छत पर बैठा दूंगा जो किसी भी काली ताकत को घर के आसपास भटकने नहीं देगी। रूपेश ने पूछा, कौन है यह ठाकुरी मसानी? तो कपालिनी कहा, ठाकुरी मसानी माता मदानन की सेविका है जो भूत प्रेत पिशाच निशाचर जैसी बुरी ताकतों को दूर करने जैसा अच्छा काम करती है। यह तुम्हारे घर के छत पर बैठेगी और घर के चारों तरफ पहरा लगा देगी जिससे कोई भी तंत्र विद्या या काला जादू घर में काम नहीं करेगा। 30 दिन के अंदर उस काले जादू का असर भी खत्म हो जाएगा तुम पर से, जिसके बाद वह औरत कुछ नहीं कर पाएगी। माँ ने कहा, ठाकुरी मसानी से हमें में तो कोई खतरा नहीं होगा ना बाबा? तो कपालिनी, बहुत सी बुरी मसानियां होती हैं लेकिन ठाकुरी मसानी अच्छा काम करती है, इससे आपको कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि आज से 30 दिन तक आप छत पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ठाकुरी मसानी को अगर किसी ने देख लिया तो उसके मन मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ सकता है। यह सारी बातें सुनने के बाद हमने कहा, ठीक है बाबा, हमें सारी शर्तें मंजूर है। कपाली ने कहा, इसके लिए मुझे शमशान जाना होगा जहां से मैं ठाकुरी मसानी को यहाँ भेजूंगा। आज से छत पर मत जाना। यह कहकर वह घर से चल दिए और छत पर ना जाने वाली बात मैंने गांठ बांध ली। मुझे डर लग रहा था यह सोचकर कि एक मसानी मेरे घर की छत पर रहेगी, लेकिन जिंदा रहने के लिए यह भी जरूरी था। उस रात मुझे नींद नहीं आई, बस यही सोचता रहा कि ठाकुरी मसानी घर की छत पर आई है या नहीं। अगले 2 दिन तक मैं, रूपेश और मयंक घर पर ही थे। माँ भी घर के बाहर नहीं जा रही थी। मयंक की तबीयत में सुधार होने लगा था, उसे अब डरावने सपने भी नहीं आ रहे थे। और तब हमें पता चला कि ठाकुरी मसानी छत पर है और इस वजह से अब अजीब चीजें नहीं हो रही हैं। मेरा बार बार छत पर जाने का मन कर रहा था, यह देखने का कि ठाकुरी मसानी पहरा कैसे लगाती है, लेकिन पालिक की चेतावनी बार बार दिमाग में घूम रही थी। रात को छत से कुछ अजीब सी आवाज आती थी, जैसे ऊपर कोई घूम रहा हो। उसके कदमों की आवाज दिल की धड़कन को बढ़ा देती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो और मैं तब चादर ओढ़कर तुरंत सो जाया करता था। करीब 2 हफ्ते मैंने ऐसे ही गुजार दिए, लेकिन एक रात छत से मुझे फिर से कदमों की आवाज आने लगी और यह सुनकर मैं उठ गया। माँ, रूपेश और मयंक सब गहरी नींद में सो रहे थे। पहले तो मैंने रूपेश को उठाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं कुछ हो गया तो बेवजह मेरी वजह से मुसीबत में पड़ जाएगा वह। तो मैं अकेले ही दबे पांव छत की ओर जाने लगा। मैंने छत के दरवाजे को पकड़ा हुआ था और सोच रहा था कि बाहर जाऊं या नहीं। मन तो बहुत था, इसलिए थोड़ा सा दरवाजा खोलकर एक आंख से छत की ओर देखने लगा। डर के मारे मेरी हालत खराब थी। करीब 2 बज रहे थे। उस समय आसपास नजर दौड़ाई तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर एक लंबी सी परछाई नजर आई। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं इंतजार कर रहा था कि कब वह दरवाजे के सामने आए और मैं उसे देख सकूं कि वह दिखती कैसी है। छत पर जाने की हिम्मत तो नहीं थी मुझ में, तो मैं वहीं पर थोड़ा सा दरवाजा खोले उस परछाई की ओर देख रहा था। पता नहीं मैं कितने समय तक वहां पर खड़ा रहा। वह परछाई बड़ी होने लगी, ऐसा लगा वह सच में दरवाजे के सामने आ रही है।
चारों तरफ एकदम खौफनाक सन्नाटा था। वहां पर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन तभी अचानक से उसका आधा चेहरा ठीक मेरे दरवाजे के सामने आ प्रशंसा गया, और वह भी मुझे खुली हुई जगह से देखने लगी। उसका एक लंबा दांत और एक आंख ही नजर आ रही थी। अचानक सामने आने की वजह से मैं चिल्लाकर झटके से पीछे हटा। इस वजह से मेरा पैर सीढ़ियों से फिसल गया और मैं सीधे सर के बल जमीन में जा गिरा। मेरे सर के पीछे जोर से लगी, हालांकि सिर्फ दर्द हुआ, सर फटा नहीं। लेकिन मेरी चीख और गिरने की आवाज सुनकर माँ और मेरे दोनों दोस्त आ गए। माँ ने पूछा तू गिरा कैसे, तो मैंने उन्हें डरते हुए सारी बात बताई और उस दिन उनसे जम के डांट पड़ी। फिर मैंने दोबारा छत में जाने की हिम्मत नहीं की। हर रात कदमों की आहट आती रही, लेकिन मैं गया नहीं। किसी तरह 30 दिन बीत गए और सच में 30 दिनों में हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। 30 दिनों के बाद हमारे घर पर एक बच्चा हाथ में चिट्ठी लेकर आया। तो माँ ने पूछा बेटा यह किसने दी है? उस बच्चे ने कहा कि एक आदमी आया था, उसने कहा कि यह आपको दे दे। फिर वह बच्चा चला गया। माँ ने उस चिट्ठी को पढ़ा। वह चिट्ठी उज्जैन से कपालिनी ही भेजी थी, जिसमें लिखा था कि ठाकुरी मसानी को उन्होंने वापस बुला लिया है और अब हम काले जादू से सुरक्षित हैं। आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, बाहर जा सकते हैं और अब हमें कोई भी खतरा नहीं है। यह सारी बातें पढ़कर हम बड़े खुश हुए, लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं काले जादू का असर फिर से हम पर ना हो जाए। इसलिए हम घर के बाहर नहीं जा रहे थे। लेकिन फिर माँ के काफी समझाने के बाद हमने बाहर की दुनिया में कदम रख ही दिया और पता है हम सच में काले जादू से छुटकारा पा चुके थे। कपालिनी मसानी की कृपा से हमें राजू की माँ के काले जादू से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन हमें इस बात का बड़ा अफसोस रहा कि उनके बच्चे की जान बिना किसी गलती के चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देरी क्यों कर रहे हो? ऐसे ही तांत्रिक गांव की कहानियां और बहुत ही अलग अलग टॉपिक पर मैं आपके लिए स्टोरीज लाने की पूरी कोशिश करता हूं। और नेक्स्ट टॉपिक आसाम का होने वाला है, जो कि एक ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में है कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो यार प्लीज सपोर्ट करो अपने भाई को। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।